कंसल्टेंट आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि आपका करियर गोल क्या है, आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, और वहाँ जाके मजदूरी कर लूँ और पैसा कमा के वही फेक लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करूँ जो सब लोग करते हैं। उसके बावजूद भी इन चीज़ों के शौक भी पाल लेते हैं, तो वहाँ क्या कुछ $40-50 पर घंटा की जॉब मिल जाती है क्या? कॉलेज, जो बच्चे सोच के आते हैं कॉलेज, वो वैसा कॉलेज यहाँ होता नहीं है, और होते भी हैं तो वो बच्चे उन कॉलेजों में नहीं जाते हैं। मैं काम करते करते ही अपने फ़ोन पे अपनी क्लास ज्वाइन कर लेता है, तो भैया ये बहुत बड़ा गेम है। ओके। तो इस गेम के बहुत मेन प्लेयर हैं, तो उसको देखना चाहिए कि गलती स्टार्ट उसी दिन होती है जब वो कनाडा जाने का सपना देखता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बिजनेस ओनर्स हैं जिसने सिस्टम को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया है। दो पार्टिसिपेंट नहीं है इसमें कि स्टूडेंट्स और एलएमआई वाले, इसके अलावा एक तीसरे आप प्लेयर को भूल गए हैं जो है कि वो जाके ब्रैम्पटन में ग्रोसरी स्टोर से घी चुरा रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ के लोग कैनेडियंस, ये हमारे ही लोग हैं जो अपने ही लोगों को लूटते हैं। अच्छा, क्रेजीनेस, जो बाहर आने की क्रेजीनेस है ना, लेकिन जब बाहर आना है तो उनकी आंखें कान सब बंद हो जाते हैं और बस जैसे तैसे बस आ बैल मुझे मार। हेलो नमस्कार दोस्तों, वैसे तो हर एक कन्वर्सेशन बहुत यूनिक कन्वर्सेशन होती है, लेकिन आज के पॉडकास्ट की जो बातचीत है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत है, क्योंकि ये कन्वर्सेशन उन स्टूडेंट्स के बारे में है जो इंडिया से कनाडा आते हैं, स्पेशली बड़ी सिटीज़ में जैसे टोरंटो एरिया। ये पॉडकास्ट एक तरीके से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एक रियलिटी चेक है कनाडा के अंदर। इस पॉडकास्ट पे बात करने के लिए आज हमारे गेस्ट हैं शिवम भाई। इंटरनेट की दुनिया में शिवम भाई को देसी इन टोरंटो के नाम से जाना जाता है। इंस्टाग्राम पे शिवम भाई को तकरीबन 35,000 लोग फॉलो करते हैं। आज के इस पॉडकास्ट को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है टीम बसरा ने, जो कि कनाडा की राजधानी ओटावा में रियल स्टेट में एक जाना माना नाम है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। दिस इज शिवम नेहरा ऑन चंद्रशेखर आर्यास टॉक। शिवम भाई राम राम। राम राम भाई, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस एकदम बढ़िया। ये ईस्टर वाला लॉन्ग वीकेंड है, तो वैसे बच्चों के साथ अच्छा टाइम बीत रहा था। आप लोग आ गए, उससे टाइम और अच्छा हो गया हमारा। क्योंकि त्योहार के ऊपर जब होता है कि हमारे इंडियन स्टाइल के अंदर कब तक रिश्तेदार या फैमिली या फ्रेंड जब तक नहीं आए तब तक त्योहार मनाना पूरा नहीं होता। तो हमारा ईस्टर कंप्लीट करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, और हमारी इस पॉडकास्ट सीरीज पे आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू भैया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। यू आर मोस्ट वेलकम भाई। आई एम श्योर शिवम भाई कि आपने कि हमारे कुछ पुराने पॉडकास्ट ज़रूर देखे होंगे, है ना? और उसमें कुछ एक ऐसे गेस्ट हैं जो टोरंटो से यहाँ आए स्पेशली और हमारे साथ यहाँ बैठ के अपनी बातें शेयर की। उनमें से आपने उस कड़ी में एक और 4 चांद लगा दिया है। तो टोरंटो से यहाँ तक ड्राइव करके आने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी जो ड्राइव और टाइम है ये वेस्ट नहीं जाए, इस चीज़ का मैं पूरा ख्याल रखूँगा। थैंक यू सो मच। तो आपको एसेंस है कि हम किस तरह की बातें करने वाले हैं? नहीं, टू बी ऑनेस्ट आइडिया तो नहीं है, बट आई एम श्योर कि मज़ा आने वाला है। ओके, दैट्स वेल एंड गुड। आमतौर पे क्या है कि मेरे जितने पॉडकास्ट हैं सब मोस्टली एक्सपीरियंस्ड पीपल के साथ होते हैं, तो उनकी जो लाइफ जर्नी है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी लर्निंग है, इन्फॉर्मेशन है, तो उस पर ज़्यादा रहती है। रिसेंटली ही मैंने थोड़ा सा फ्लो चेंज किया है कि टॉक्स को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाया जाए, ज़्यादा ऐसा कंटेंट हो जो न्यू कमर्स और स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं उनको हेल्प मिल जाए, राइट? अब क्योंकि आप भी यंगस्टर्स हो, यंगस्टर तो मैं भी हूँ, ऐसा नहीं है, तो एक डिस्क्लेमर डाल देता हूँ कि भैया बूढ़ा मत समझ लेना मुझको। लेकिन आप अभी जैसे नए भी आए हो यहाँ पे, राइट? क्योंकि जो पिछले 3-4 साल में 5 साल में अगर आया है जो स्टूडेंट या न्यू कमर, उसको नई कैटेगरी में ही माना जाता है। तो आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हो कि जो न्यू कमर यहाँ आता है उसको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, एंड यू आर द परफेक्ट गाय टू टॉक अबाउट दिस। इसलिए मैंने आज के पॉडकास्ट के लिए टॉपिक जो चुना है वो ये है कि हम बात करेंगे कि ऐसी क्या मिस्टेक्स हैं जिनसे न्यू कमर या स्टूडेंट है ना वो बच जाए, राइट? लेकिन इस फ्लो पे हम जाएंगे ना, उससे पहले मैं टच बेस करूँगा कि आपकी स्मॉल स्टोरी, कि जैसे आप
कब यहाँ आए थे और आप क्या करने आए थे, और जो आप सोच के आए थे उस डायरेक्शन पे अभी रह रहे हो या कैसे देख रहे हो अपनी लाइफ को? तो मैं कनाडा 2022 दिसंबर में आया था। मैंने एक कॉलेज कॉनेस्टेबल कॉलेज में प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का कोर्स सेलेक्ट किया था। एंड इंडिया से एज अ स्टूडेंट जैसे सब लोग प्लान करते हैं आने का, मेरे भी बहुत बड़े बड़े सपने थे और बहुत अच्छी प्लानिंग की थी। मैंने बहुत लोगों को इंडिया में जानता था, जिनसे मैंने पूछ के, जो लोग कनाडा आके रह के गए थे उनसे भी पूछा कि कैसा कुछ है। तो इंडिया में कहाँ से? मैं इंडिया में फरीदाबाद से हूँ। ओके, दैट्स वेल एंड गुड। तो मैंने बहुत लोगों से मिलके, क्योंकि मेरा सोशल सर्कल बहुत अच्छा था इंडिया में, सबसे बात की, सब उनसे प्लान पूछा, अपना प्लान भी बनाया। बट कनाडा आके एक चीज़ तो है कि हर चीज़ प्लान के अकॉर्डिंग तो नहीं जाती। तो हाँ, जैसी लाइफ इंडिया से सोची थी कनाडा आके हम वो लिव करेंगे, वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। लाइफ में अप एंड डाउन चलते रहे, बट हाँ, सम हाउ आई स्टिल सर्वाइव्ड। ओके, आपने 2022 बताया? 2022। ओके ओके, तो ये तो एकदम परफेक्ट है कि क्योंकि आपको सब चीज़ें बिल्कुल ताज़ा ताज़ा याद हैं। तो आप सीधे GTA में ही आए थे, राइट? राइट। और आपका कोर्स कितने टाइम का था? मेरा कोर्स वैसे तो 8 मंथ्स का था, बट उसे 1 ईयर कंसिडर करते हैं यहाँ पे। ओके ओके, और उसके बाद फिर आपका जो वर्क परमिट वाला फ्लो होता है वो इमिग्रेशन फ्लो रहता है, राइट? राइट। ओके, वेल एंड गुड। एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ यहाँ पे कि GTA का मतलब है ग्रेटर टोरंटो एरिया। जो टोरंटो के आसपास की जितनी भी छोटी छोटी सिटीज़ हैं उन सबको मिला के तो टोरंटो एरिया को ही ग्रेटर टोरंटो एरिया बोल देते हैं। तो भाई सबसे पहले हम शुरू करेंगे इसी चीज़ से कि आप अपनी चैलेंजेस बताओ कि जब यहाँ पहुँचे थे, आप जस्ट आए थे, तो आते ही फर्स्ट वीक में आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या नज़र आया था, या सबसे बड़ी ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसको देख के आपको लगा था कि अरे ये तो सोची ही नहीं थी? तो भैया चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं कनाडा में। लोगों को लगता है कि इट्स देयर कप ऑफ टी, बट यहाँ लैंड होते ही सारी चीज़ें बदल जाती हैं एक साथ। तो सबसे पहले तो मुझे लगा था कि कनाडा में विंटर्स बहुत हार्श होती हैं और इंडिया जैसी ही होंगी कि ठीक है, जैसे आप शिमला मनाली घूमने चले गए वैसी विंटर होंगी, थोड़ी बहुत बर्फ गिर जाती होगी। ठीक है। बट जिस दिन मैं यहाँ लैंड हुआ, कुदरती उसी दिन स्नो स्टॉर्म आ गया। कौन सा महीना था वो दिसंबर। वाह। तो एकदम से रियलिटी चेक हो गया मेरा कि जो मैंने सोचा था कि विंटर्स ऐसी होंगी यहाँ की मैं सरवाइव कर लूंगा, ठीक है, दैट इज नॉट ट्रू। ओके। एंड मुझे सब कुछ यहाँ के हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा। कपड़े से लेके अपने कहीं मेरे को जाना है, क्योंकि स्टार्टिंग में एज ए न्यू कमर किसी के पास भी एक्सेस टू व्हीकल नहीं होता है, उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ता है। और आपको पता ही है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ का कैसा है। तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मैच कराना, उसके टाइम से निकलना बाहर, क्लोथिंग वैसी पहननी, अपना पूरा स्केड्यूल बनाना। क्योंकि इंडिया में कैसा होता है कि कोई स्केड्यूल नहीं होता लोगों का, बट यहाँ हर चीज स्केड्यूल से काम करती है। जैसे मुझे आपसे मिलना है तो मैं आपसे एक सर्टेन टाइम पे ही मिलूंगा, अपॉइंटमेंट लेने वाला चैप्टर, राइट। ओके। तो इन चीजों को लेके ऐसा था कि जो मैं इंडिया से प्रिपेयर नहीं करके आया था, और यहाँ पहले फर्स्ट वीक में आती मुझे बहुत अलग सी लगी। ओके ओके, मेक सेंस। क्योंकि बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि ये अपॉइंटमेंट वाला चैप्टर भी बड़ा खटकता है, क्योंकि इंडिया में तो हम मुंह उठा के चल देते हैं जब भी किसी के पास भी जाना है। तो यहाँ तो अगर नाई के पास भी जाना है, आपको अपॉइंटमेंट लेके आपको जाना पड़ेगा। तो दिस इज वेरी एंड गुड। शिव भाई, इसको ना थोड़ा सा और स्ट्रक्चरल बनाने के लिए टॉक को मुझे लगता है हमें 2 पार्ट में बात करनी चाहिए। हम 0 पॉइंट मान लेते हैं बंदे का यहाँ आना, जिस दिन वो लैंड कर रहा है, राइट? तो 2 पार्ट बन गए, एक इससे पहले और एक इसके बाद का। तो हम बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे कि जब इंडिया में रहता हुआ जो स्टूडेंट है, मोस्टली क्योंकि आपकी बातें स्टूडेंट को ज़्यादा को रिलेट करेगी इंस्टेड ऑफ द न्यू कमर्स, बट अगर मिक्स भी हो जाता है तो आई एम हैप्पी विद दैट। तो इंडिया में बैठे बैठे जब वो तैयारी करना शुरू कर देते हैं यहाँ आने की, और वीज़ा लगने तक, लैंड करने तक, पहले हम इस स्टोरी के बीच में बात करेंगे क्या क्या मिस्टेक्स जो आमतौर पे न्यू कमर्स कर देते हैं, राइट? तो बताओ कहाँ से शुरू करना चाहोगे इस बात को? तो मुझे लगता है ये सारी ना बिल्कुल हमें जड़ पे जाना चाहिए, जहाँ से इंसान के दिमाग में वो आता है कि विश आती है कि मुझे कनाडा जाना है। तो बात वहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। ठीक है। लोग इंडिया में बैठ के कनाडा के लोगों की लाइफ देख लेते हैं कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाते हैं, महंगी महंगी उन्होंने फ़ोन रखे हुए हैं, बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल जीते हैं। बट वो बैक स्टोरी ना कोई नहीं दिखाता कि उस चीज़ को, लैविश लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए उन्हें कितना काम करना पड़ता है और कौन सा काम करना पड़ता है। तो लेट्स से, जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मैंने कनाडा आने का सोचा सोशल मीडिया पे देख के लोगों की, लोग भाई इतनी हैपनिंग लाइफ जीते हैं यहाँ पे, ठीक है।
कि और जो इंडिया में अचीव करना बहुत मुश्किल है आज के दिन। 100%। तो मैं जाता हूँ एक एजुकेशनल कंसल्टेंट के पास कि भाई मुझे कनाडा जाना है। अब मेरा गोल सिर्फ कनाडा जाने तक है, उसके आगे का मैंने नहीं सोचा कि लाइफ में क्या करना है, क्योंकि भाई इंस्टाग्राम पे तो बस वही लाइफ दिख रही है जो मेरे जैसे यंगस्टर्स कनाडा में जी रहे हैं, महंगी गाड़ियां, महंगे फोनों के साथ। अब रही कंसल्टेंट की बात, कंसल्टेंट आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, उसको आप एक जस्ट क्लाइंट की तरह लगते हो जो उसको पैसा देके जाएगा। तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि आपका करियर गोल क्या है, आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, आपका किस चीज में इंटरेस्ट है। उस कंसल्टेंट को जिस भी कॉलेज या जिस भी यूनिवर्सिटी में सीट मिलेगी जो उसे अच्छा पैसा दे रही है इन रिटर्न, वो आपको सजेस्ट कर देगा कि ये वाला कोर्स लेके आप कनाडा चले जाओ। और आपके दिमाग में भी यही बात है कि आपको बस कनाडा जाना है, बस वो लाइफ जीनी है। तो आप भी कुछ भी कोर्स उठा के आ जाते हो। तो सबसे पहले बड़ी गलती तो मुझे यही लगती है कि लोग बिना सोचे समझे कनाडा आ जाते हैं कि उन्हें करना क्या है आगे। क्योंकि शायद ठीक कह रहे हो, क्योंकि उनका स्टार्टिंग पॉइंट ही यहाँ से स्टार्ट हुआ कि कनाडा जाना है, यहाँ से नहीं स्टार्ट हुआ कि मुझे पढ़ना है। राइट। अगर वो पढ़ने से शुरू होता तो शायद वो कोई बढ़िया कोर्स के अंदर एडमिशन लेके ही पहुँचते। अब वो सिर्फ रास्ता ढूंढते हैं कि हम कैसे बाहर पहुँच जाएं। राइट। तो आपको क्या लगता है कि उस स्टेप पे आदमी क्या करे जिससे वो कंसल्टेंट का जो चुंगल बोलूंगा मैं उसको, या उसकी या एक तरीके का जो भी वर्ड उसके लिए यूज कर सकते हो, उससे बच जाए? क्या करना चाहिए एक बच्चे को? क्योंकि 18 साल का बच्चा होता है, या मान लो ग्रेजुएशन करने आ रहा है तो वो 18 साल का, मास्टर्स करने आ रहा है तो वो 21 साल का, यही एज होती है। कोई इतनी ज़्यादा मेच्योर वाली एज तो नहीं है वो, बट स्टिल वहाँ वो कैसे बच सकता है इन चीज़ों से? इस बात का जवाब देने से पहले ना मैं एक बात बताना चाहूँगा कि 18 साल की ना एक ऐसी एज है जिसमें हर चीज़ फैंसी लगती है। इंसान को लगता है कि भाई मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ओके। बट उसे ये देखना चाहिए कि क्या वो चीज़ लाइफ लॉन्ग कर सकता है। जैसे आजकल के जो बच्चे हैं, लेट्स से जो 18 साल के बच्चे इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे कुछ भी चीज़ें देख लेते हैं और उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उन्हें बैक ऑफ द माइंड ये तो नहीं पता कि ये चीज़ मुझे लाइफ लॉन्ग करनी है नहीं करनी, इसमें मुझे अपना करियर बनाना है नहीं बनाना, ये मेरा की डोमेन बनेगा नहीं बनेगा। तो पहले तो उस बच्चे को ये देखना चाहिए कि भाई क्या मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है, जो चीज़ मैं पढ़ने जा रहा हूँ क्या मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट भी है, या फिर जस्ट एक ये बहाना है कि मैं बस कनाडा पहुँच जाऊँ किसी हिसाब से और वहाँ जाके मजदूरी कर लूँ और पैसा कमा के वही फेक लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करूँ जो सब लोग करते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड बोला आपने, फेक लाइफस्टाइल। जरा तोड़ो इस वर्ड को। फेक लाइफस्टाइल एज अ स्टूडेंट मैं बताता हूँ कि जो मैंने चीज़ें सोशल मीडिया पे देखी थी वैसी हकीकत बिल्कुल भी नहीं है। ये जो महंगी महंगी फैंसी गाड़ियां लोग यहाँ चलाते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बट मेजॉरिटी ये सारी EMI पे हैं। न्यू कमर एक जो भी कनाडा आता है उसके लिए बहुत ईजी है गाड़ी लेना, अगर वो 6 महीने में भी अपना अच्छा क्रेडिट स्कोर बना लेता है, जो कि लोग यहाँ बना लेते हैं जो थोड़ा दिमाग से सोचते हैं। तो उनके लिए गाड़ी लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट बात आती है उसको मेंटेन करना, और ये तो गाड़ी तो बहुत बड़ी बात हो गई। अब जैसे फोन है, लोगों को आईफोन का बहुत क्रेज होता है। तो आईफोन यहाँ पे गली गली में मिलते हैं। आप आज उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, किसी भी जैसे रॉजर्स हो गया, फाइडो हो गया, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो और फोन आज ले आओ अपने पास। बट बात तो ये ना कि वो पैसा आपको चुकाना तो है, चाहे धीरे धीरे हो गया पर चुकाना तो है वो पैसा। तो ये सारा लाइफस्टाइल एक फेक क्रिएट किया हुआ है लोगों का कि हम बहुत बड़ी महंगी गाड़ी चलाते हैं, हमारे पास बहुत महंगा फोन है, बट बैक एंड कोई नहीं जानता कि वो काम क्या करते हैं उस चीज को सरवाइव करने के लिए, उनकी EMI भरने के लिए। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो काम उनको अपनी लिविंग को सपोर्ट या अपने कॉलेज की फीस को सपोर्ट करने के लिए करना चाहिए था, वो काम अब वो EMI आईफोन की और महंगी महंगी गाड़ियों के मेजॉरिटी लोग यही करते हैं। ओके। मुझे ना समझना है इस चीज़ को कि टोरंटो GTA एरिया के अंदर तो रेंट इतना महंगा है, एवरीथिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव, राइट? उसके बावजूद भी इन चीज़ों के शौक भी पाल लेते हैं। तो वहाँ क्या कुछ $40-50 पर घंटा की जॉब मिल जाती है क्या? ये ना बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ आपने पूछी है मुझसे। देखो, रेंट महंगा है सबको पता है जी। अब एक होता है कि अच्छे तरीके से जीना, कि हम लेट्स से हम 2 लोग हैं, हम एक रूम लेके रहते हैं शेयरिंग में, और हमारे पास जगह है वॉक करने की भी, खाना खाने की भी, अपना टाइम स्पेंड करने की भी। एंड लेट्स से कि मेरा पढ़ने का टाइम हो गया, मुझे अकेले बैठ के पढ़ना है, तो मेरे पास स्पेस है। बट
मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं, अब उन्होंने आईफोन तो ले लिया है, गाड़ी भी ले ली है, अब गाड़ी का आपको पता है हाँ बहुत मोटा खर्चा रहता है मेंटेन करने का, आपको पार्किंग भी देनी है, आपको इंश्योरेंस भी देना है जो कि बहुत एक्सपेंसिव रहता है। इसके बाद आपका मेंटेनेंस कॉस्ट हो गई, आपका पेट्रोल फ्यूल जो भी यूज करते हैं आप लोग, अब वो तो आपने खर्चा बांध लिया, तो लोग क्या सोचते हैं कि हम रहने में पैसा कम खर्च कर लेते हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं वो लोग कि हमने एक रूम लिया है 2 लोगों के लिए, अब हम इसमें 4 लोग रह लेते हैं या 3 लोग रह लेते हैं ताकि हमारा रेंट कम हो जाए, और उनकी जो प्राइवेट स्पेस है वो कुछ रहता ही नहीं है। आपने जैसे ये बात बताई ना, मुझे एकदम से क्लिक किया दिमाग में। अभी 1-2 महीने पहले एक न्यूज़ पढ़ रहा था ब्रैम्पटन से कि ब्रैम्पटन की उस बेसमेंट में 18 बच्चे एक साथ रह रहे थे एक ही बेसमेंट के अंदर। तो अब मैं कंप्लीटली एग्री कर रहा हूँ आपकी इस बात को कि उस पैसे को निकालने के लिए वो यहीं से इस पैसे को शायद कंपनसेट करना शुरू कर देते हैं। बट यहाँ मतलब समझने वाली बात ये है कि बच्चा आया तो पढ़ने था, राइट, अब वो फुल टाइम जॉब कर रहा है तो कॉलेज नहीं जाता क्या? कॉलेज जो बच्चे सोच के आते हैं कॉलेज, वो वैसा कॉलेज यहाँ होता नहीं है, और होते भी हैं तो वो बच्चे उन कॉलेजों में नहीं जाते हैं। तो कनाडा में जितना मैंने देखा है, मोर देन 50% कॉलेजेस ऐसे हैं जो ऑनलाइन चलते हैं। ओके। तो बच्चे कहीं भी हैं, लेट से कोई बच्चा शिफ्ट पे है अपनी, कोई वेयर हाउस की जॉब कर रहा है या कोई टिम हॉर्टन्स में काम करता है, अब वो अपनी शिफ्ट में काम करते करते ही अपने फोन पे अपनी क्लास ज्वाइन कर लेता है। तो ये कंसेप्ट बहुत सारे बच्चे फॉलो करते हैं कि अपनी वो शिफ्ट पे हैं, अपना कुछ काम कर रहे हैं, घर पे हैं, खाना बना रहे हैं, तो साइड बाय साइड उनकी क्लास चलती जा रही है। और वो डिग्री पास कर लेता है, आई मीन जो भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या डिग्री जो भी करने आए, एग्जाम्स पास हो जाते हैं उसके। तो भाई बहुत बड़ा गेम है। ओके। तो इस गेम के बहुत मेन प्लेयर हैं असाइनमेंट हेल्पर। वाह। तो ये कौन लोग हैं असाइनमेंट हेल्पर? ये इंडिया में बैठे हैं, ये यहाँ पे बच्चों से चार्ज करते हैं $100 पर असाइनमेंट, और वहाँ किसी बंदे को पैसे देके वो असाइनमेंट प्रिपेयर कराते हैं, जिसपे कनाडा आए हुए बच्चे अपना नाम लिख के सबमिट कर देते हैं। तो और अब तो चैट जीपीटी ने सॉल्व कर दिया का मामला, मेजॉरिटी सॉल्व कर दिया है चैट जीपीटी ने काम। बट अब आप एक बात बताओ, जिस बच्चे ने कोर्स के बारे में पढ़ा ही नहीं है, जिसको असाइनमेंट का पता ही नहीं है, बस उसने चैट जीपीटी से उठा के असाइनमेंट बना दिया है, उसे ये भी नहीं पता कि उसमें अपना नाम भी डालना है ऊपर। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको लगता है कि चैट जीपीटी जादू है, बस उस पर क्वेश्चन लिखा और आंसर मिल गया, आप वो पेस्ट कर दो और आप पास हो जाओगे। बट ऐसा भी नहीं होता। आपको एक सिस्टम को भी समझाना पड़ता है, एआई को भी आपको समझाना पड़ता है कि आपको क्या रिजल्ट चाहिए। मतलब मैंने चाहा तो था कि कुछ और शायद मैं डायरेक्शन में ले जाऊंगा इस टॉपिक को, लेकिन ये जो कॉलेज और ये जो स्टूडेंट वाला बीच में फंसाना, ये इसने मुझे इतना इंटरेस्ट बना दिया इस चीज़ के अंदर। मैं इस पर कुछ सवाल करूंगा आगे पहुंचने से पहले। अच्छा, कॉलेज में एडमिशन लिया बच्चे ने, फ़ोन पे उसकी क्लासेस चल रही हैं, फुल टाइम वो जॉब कर रहा है, राइट। मान लो 1.5 साल का उसका कोर्स है, राइट। तो 1.5 साल उसने ऐसा किया और उसके बाद उसको डिग्री मिल गई, राइट। अब उसके पास क्या प्लान होता है फिर? क्योंकि काम तो उसने वो किया है ना कि जो बेसिक सर्वाइवल जॉब्स हम जिसको बोलते हैं, लेबर जॉब, लेबर जॉब बोल लो उसको, मैं सर्वाइवल जॉब बोल देता हूँ उनको, राइट। अब होता क्या है कि हमेशा एक जो अच्छा ट्रैक होता है वो होता है कि पढ़ाई की बच्चे ने, फिर लगता है कि डिग्री मिल जाए एक बार, देन आई विल सर्च फॉर माई ओन जॉब्स, है ना, किसी अपनी डायरेक्शन में करियर बनाएंगे या बिजनेस ढूंढेंगे या कुछ करेंगे। तो जो मेजोरिटी बच्चे आप बोल रहे हो इस जाल में फंस जाते हैं, तो जब डिग्री खत्म हो गई उसके बाद उनके पास क्या ऑप्शंस होते हैं, वो क्या करते हैं उसके बाद? इसमें ना बहुत सारे बच्चे इंडिया से ही सोच के आते हैं, आपने भी सुना होगा, हमने तो देखा है लाइव एग्जांपल कि भाई मैं कनाडा जाऊंगा, कोई भी ऑड जॉब्स करके पैसा कमाऊंगा, अपनी फैमिली को सपोर्ट करूंगा इंडिया में, और 5 साल में वापस आ जाऊंगा। मेजॉरिटी बच्चे यही प्लान करके आते हैं कि यहाँ से मैं इतना पैसा कमा ले जाऊंगा कि इंडिया जाके अपना कुछ बिजनेस सेटअप कर लूंगा या अपना घर बना लूंगा या फिर व्हाटएवर जो भी उन्होंने प्लान किया है। बट वो जैसे ही यहाँ पे आते हैं, जैसे ही उन्हें एक आपने जैसे कहा सर्वाइवल जॉब मिल जाती है, तो वो इतने कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं कि उन्हें लगता है कि हाँ $2,000 $3,000 मेरे पास मंथली आ रहे हैं, तो मुझे और क्या चाहिए। मैं अपनी शेयरिंग में घर ले लेता हूँ, अच्छी गाड़ी है मेरे पास जिसकी मैं ईएमआई दे रहा हूँ, एक अच्छा फोन है जिसकी मैं ईएमआई भर रहा हूँ, मुझे और चाहिए क्या। तो एक सर्वाइवल जॉब जो है ना, ये एक दलदल की तरह है। बंदे को एक बार अच्छी लगती है दूर से देखने में, बट वो जितना अंदर जाता जाएगा उतना फंसता जाएगा। मेजॉरिटी लोगों के पास कोई प्लान ही नहीं होता कि 5 साल के बाद क्या।
तो वो डिग्री करने के बाद भी वही जॉब कर रहे हैं। वो मेजॉरिटी लोग यहाँ पे डिग्री करने के बाद भी वही जॉब्स करते रहते हैं, जैसे कि टिम हॉर्टन्स पे कोई काम कर रहा है, कोई वेयर हाउस में चला गया काम करने, या कोई भी किसी ने और जॉब पकड़ लिया, क्योंकि उनका कोई प्लान ही नहीं था कि डिग्री के बाद क्या। तो ये तो बड़ा स्ट्रेंज पॉइंटर आ गया है। तो इसका मतलब देखो, नो डाउट कनाडा की जो इकोनॉमी है ना, वो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी फिलहाल डाउन पे चल रही है। मे बी कनाडा के अंदर इमिग्रेशन ज़्यादा हो रहा है, तो इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ गया होगा शायद, नंबर ऑफ जॉब्स का और अनएम्प्लॉयमेंट का। लेकिन जो स्टोरी अभी आप बता रहे हो, उससे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिना अपनी फील्ड की जॉब अप्लाई किए बिना ही बच्चा ये डिक्लेयर कर देता है कि मेरे को अपनी फील्ड की जॉब नहीं मिल रही। राइट। तो ये गलती की जड़ क्या मान रहे हो आपकी, कहाँ से शुरू हुई है गलती, और इसको अगर करेक्ट करना हो, अगर मान लो जो आ गया, जो फंस गया इन चीज़ में, उसके ऊपर तो अपना कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो तो अपने आप को 30 मार खां समझता है। लेकिन जो अभी इंडिया में बैठा हुआ है, राइट, जो आने की तैयारी कर रहा है, उसके लिए पहला पॉइंटर क्या होगा कि कहाँ इस गलती को करेक्ट कर ले वो, सो दैट वो यहाँ आने के बाद इस चंगुल में ना फंसे। तो अगर कोई बच्चा इंडिया से कनाडा आने की सोच रहा है अभी, तो उसको देखना चाहिए कि ये गलती स्टार्ट उसी दिन होती है जब वो कनाडा जाने का सपना देखता है। पहले वो जाता है कंसल्टेंट के पास, उससे कोई भी कोर्स पकड़ा दिया जाता है। ओके। तो उस बंदे को स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेज पे कि ये गलती आगे जाके ना हो उसकी जिंदगी में, उसको एक ऐसा कोर्स ढूंढना चाहिए, या फिर कनाडा की मार्केट देखनी चाहिए कि यहाँ पे कौन सी जॉब्स डिमांड में है या कौन सी फील्ड डिमांड में है, ताकि वो वही कोर्स लेके आए, उसी में अपना करियर परस्यू करे, ताकि उसके पास अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद एक वैलिड रीजन भी हो और एक एम भी हो कि हाँ भाई मुझे तो ये बनना है, मुझे तो लेट से डॉक्टर लाइन में जाना है, मुझे प्लम्बर बनना है, या फिर व्हाट्सोएवर, कुछ भी उसका एक मोटिव हो। तो मीनिंगफुल एक कोर्स पिकअप करें, पहले स्टडी करें कि भाई कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो यहाँ डिमांड में रहती हैं, और उसी के हिसाब से अपना कोर्स लेके आए। तो मेनली कनाडा आने से पहले जब कोर्स सेलेक्ट कर रहा है, तभी अपने दिमाग में डाल लेना चाहिए उनको कि भाई हमारा जो करियर हमें किस डायरेक्शन के अंदर बनाना है। राइट। बोलने में तो आसान है, बट ये ग्राउंड लेवल पे इस बात को एक्सेप्ट करना आई गेस बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आज के दिन तो ये स्टडी वाला जो राउट है उसको छोड़ के LMIA वाले के ऊपर शिफ्ट हुए पड़े हैं लोग। राइट, कि 20 साल के 21 साल के जो बच्चे हैं वो LMIA के थ्रू पहुंच रहे हैं यहाँ पे। राइट, उसको कैसे देखते हो कि वो आपके तरीके से स्मूथ डायरेक्शन है वो यहाँ आने के लिए, या वो भी एक जंजाल ही है? देखो, ये तो वाली बात है कि जिस बंदे ने सोच लिया है ना कि मुझे यहाँ आना ही आना है, क्योंकि उसे पीछे की पिक्चर तो कोई दिखाता नहीं है ना, उसे पता कि भाई वहाँ जाके लाइफ कैसी है, क्या कुछ करना पड़ता है एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए। तो LMI का कंसेप्ट ना कुछ लास्ट 3-4 सालों में स्टार्ट हुआ है। पहले भी LMI होती थी, बट LMI लाइमलाइट में अभी आई है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बिजनेस ओनर्स हैं जिसने इस सिस्टम को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया है। LMI ये बनाया गया था इस चीज़ के लिए कि भाई अगर किसी बिजनेस ओनर को कोई बंदा जो उसे अपने काम के लिए चाहिए वो कनाडा में नहीं मिल रहा है, तो वो इंडिया से उसको बुला सके, और नॉट ओनली इंडिया, किसी भी कंट्री से। बट जैसे जैसे लोगों को इस लूप होल का पता चलने लगा, तो लोगों ने इसका मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया। तो अब किसी भी इंसान को LMI ऑफर कर देते हैं यहाँ के जो बिजनेस ओनर्स हैं या कंसल्टेंट्स हैं, और LMI लेने वाले की आप पर्सपेक्टिव से देखें तो उसके लिए तो बहुत इजी है ना, कि लेट से फॉर एग्जांपल 10 लाख 15 लाख या 20 लाख, ये एक्चुअल फिगर्स हैं वैसे, ये देके वो सीधा कनाडा लैंड हो सकता है, उसे पढ़ाई के झंझट में पढ़ना ही नहीं है। ओके, तो ये LMIA पे भी आ रहे हैं मोस्टली लोग। मैं ट्रेड स्किल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी बात नहीं कर रहा, जो ज़्यादातर लोग क्या रेस्टोरेंट वाली लाइन में या गैस स्टेशन के ऊपर या कोई कन्वीनियंस स्टोर के ऊपर या कोई छोटा मोटा डिपार्टमेंटल स्टोर के ऊपर, उसी के ऊपर आ रहे हैं LMIA से। राइट, तो ये लोग भी सर्वाइवल जॉब ही कर रहे हैं। जो स्टूडेंट रूट से आ रहा है वो भी इन्हीं सर्वाइवल जॉब्स के अंदर आ रहा है। तो क्या कंपटीशन जो है सिर्फ सर्वाइवल जॉब्स में ज़्यादा रह गया? राइट, अगर इससे बाहर निकलने की कोशिश करें तो आई गेस कंपटीशन कम है। अगर कोई दूसरे फील्ड में जॉब ढूंढने की कोशिश करे तो वहाँ शायद कंपटीशन कम होगा। अगर कोई अपनी फील्ड में जॉब लेना चाहे तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे हम लिंक्डइन पे लेट से मैं बिजनेस एनालिस्ट हूँ, मैं बिजनेस एनालिस्ट की जॉब अप्लाई करता हूँ आज, और मुझे दिखता है कि 100 जॉब एप्लीकेशंस पहले गई हुई हैं, क्योंकि लिंक्डइन पे आप देख सकते हो कितनी एप्लीकेशंस हैं, आपको नंबर आइडिया में लग जाता है। अब मुझे तो लग रहा है भाई कंपटीशन बहुत है, 100 लोगों ने अप्लाई कर रखा है, बट आप ये नहीं देख रहे मीनिंगफुल बिजनेस एनालिस्ट कौन, कितने लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किए।
लोग तो रैंडम जाके अप्लाई कर देते हैं जॉब्स पे, क्या पता उनका लक चल जाए। ये आपने कुछ वैसी बात बोल दी जैसे मान लो कोई अपना YouTube वीडियो है या कुछ और है, उसके ऊपर मान लो 1000 व्यूज आ गए, राइट? तो वो 1000 व्यूज दिख गए, पर ये नहीं पता कि पूरा किसने देखा है। Right. 5 बंदों ने देखा होगा उसको पूरा, राइट? या दैट्स अ गुड पॉइंट, वेल वेरी स्मार्ट पॉइंट, प्लीज कैरी ऑन। और जो आप लेबर मार्केट की या सर्वाइवल जॉब्स, जो आपने सर्वाइवल जॉब कहा है, अगर आप उस मार्केट में जाएं तो 2 पार्टिसिपेंट नहीं है इसमें कि स्टूडेंट्स और एलएमआई वाले। इसके अलावा एक तीसरे आप प्लेयर को भूल गए हैं जो है फ्यूजीज। वो भी इस गेम में बहुत बड़ा प्लेयर है आजकल, क्योंकि जॉब्स तो लिमिटेड ही हैं। पहले जहां एलएमआई वाले आते थे और स्टूडेंट्स वाले उस मार्केट में खेल रहे थे, भाई साहब, अब भाई रिफ्यूजी साहब। को कौन जॉब देगा? वो भी तो उसी मार्केट में आ गए हैं। ये पॉइंटर भी आपने बड़ा तकड़ा डाला यहाँ पे। वेल या क्योंकि रिफ्यूजीज को गवर्नमेंट फंड करती है, राइट? उनको फंड मिलते हैं, तो वो लोग भी क्या ढूंढते हैं? कैश पे जॉब, कैश पे जॉब मिल जाए। और कैश पे जो काम अवेलेबल है इन्हीं सर्वाइवल जॉब्स के ऊपर। तो ये तीसरी कैटेगरी और घुस गई इसके अंदर, और ये पूरी पूरी मार्केट को और कॉम्पिटिटिव बना दिया। राइट। और मेरे ख्याल से जो इतना ज़्यादा हाइप हो रहा है ना, अब मुझे इसका जवाब मिल रहा है। अब एक्चुअली मैंने ये पिछले 3-4 गेस्ट से मेरे और भी पूछा था मैंने ये सवाल कि आमतौर पे ना बबल है पूरा का पूरा, कि देखो मार्केट डाउन है, जॉब्स अवेलेबल नहीं है। पर मैं जब भी इंडीड पे जाके या किसी भी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट वेबसाइट जाके देखता हूँ ना, एवरी सिंगल डिपार्टमेंट इज हायरिंग। आप मेरे को बैंक का नाम बताओ, वो बैंक इज हायरिंग। आप मुझे कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का नाम बताओ, दे आर हायरिंग। कोई और कंपनी के नाम बताओ, कंस्ट्रक्शन के अंदर बताओ, हेल्थ केयर के अंदर, किसी भी तरह की कंपनी बताओ, दे आर हायरिंग, राइट? तो जो कंपटीशन मुझे समझ में आ रहा है ना आपकी बातों से, वो समझ में आ रहा है कि वो कंपटीशन सर्वाइवल जॉब्स में बहुत बढ़ गया है। और लोग वहां इतने कंफर्ट हो गए हैं कि उससे बाहर नहीं जाना चाह रहे हैं शायद, राइट? तो इसलिए ये बबल और ज़्यादा बड़ा बबल बन गया है कि भाई मार्केट में जॉब्स नहीं है। और आम तौर पे एवरी वीक 5 से 6 कॉल्स होती हैं मेरे पास। कोई GTA से है, कोई वैंकूवर से है, कहीं से भी है, किसी ना किसी जानकार के थ्रू मैसेज आता है या कॉल आती है कि भाई हमें जॉब दिलवा दो। और मेरा पहला सवाल ये होता है कि भाई कौन से फील्ड के अंदर? और वो बोलते हैं कुछ भी दिलवा दो, राइट? तो ये मेरे ख्याल से जड़ बन रही है इस चीज़ की, कि मेरे हिसाब से अगर वो कोई भी छोटा मोटा कोर्स इस पूरी इंडस्ट्री से निकल के, सर्वाइवल जॉब से निकल के अगर ढूंढना चाहे ना, तो आई गेस उनको जॉब्स इजीली मिल सकती है। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो इस बात पे, क्योंकि अब जिस इंसान ने लेट्स से कॉलेज में पढ़ाई की होगी, लेट्स हम बात करते हैं कि बिजनेस एनालिटिक्स की बात कर लेते हैं, जो मेरा डोमेन है। ओके, कूल। अब किसी ने अपने कॉलेज में पढ़ाई की है बिजनेस एनालिटिक्स में, तो ही तो उसे जॉब मिलेगी। अब लोग क्या है, कुछ भी कोर्स कर लेते हैं यहाँ पे आके, क्योंकि उनके दिमाग में तो बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा है कि बस कनाडा चले जाएं हम। कुछ भी कोर्स कर लिया है, ऑनलाइन क्लास अटेंड कर ली है, पर उसके कोर्स का कुछ पता तो नहीं है। एक फेक रिज्यूमे बना के डाल दिया है जॉब पोस्टिंग के लिए, चैट जीपीटी से वो भी। तो अब हायर थोड़ा ना हो जाएंगे वो लोग, क्योंकि आपको भी पता है जितने भी बड़ी कंपनीज हैं जो ये सर्वाइवल जॉब से अलग जॉब्स हैं, जो रियल मार्केट जॉब्स हैं, भाई उन्हें तो दिमाग वाले बंदे चाहिए जिसको पता हो उस डोमेन का। अब वो ऐसे किसी बंदे को तो हायर नहीं कर लेंगे। बल्कि मैं तो ऐसे बिजनेस एनालिस्ट को जानता हूँ जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी कोई, बट दे हैव स्किल्स। उन्होंने स्किल सीखी किसी भी प्राइवेट बंदे के साथ, जो बिजनेस एनालिस्ट था उसके साथ 6 महीने काम किया, स्किल सीखी और जॉब अप्लाई करी, जॉब मिल गई उनको। तो दिस इज़ अ वेरी ग्रेट पॉइंट कि जिसने पढ़ाई नहीं की, डिग्री करने से तो उसको जॉब नहीं मिलने वाली है। मुझे लग रहा है कि ना कुछ ज़्यादा ही घुस गए हम ये कॉलेज स्टूडेंट लाइफ, और आई मीन नॉट स्टूडेंट लाइफ, कॉलेज करियर वाली बातों के अंदर। मेरा भी सर भारी होने लगा है इस चीज़ से। थोड़ा शिफ्ट करते हैं टॉक को ना। चलो, ये एक मेजर मिस्टेक थी या मेजर चैलेंज है जो लोग करते हैं, कि सबसे पहली तो बात यही है कि कोर्स को ठीक से डिफाइन नहीं करते हैं और यहाँ आते ही सर्वाइवल जॉब्स में घुस जाते हैं। तो ये 2 मेजर मिस्टेक्स हैं। अगर किसी को सीखना है तो ध्यान रखो, सबसे पहला तो अपना कॉलेज का कोर्स है उसको प्लीज़ थोड़ा ढंग से सिलेक्ट करो, अपने से बड़ों की राय ले लो। इंस्टाग्राम पे मैसेज करके ये भी तो पूछते हो कि मैं कौन से ब्रांड की जैकेट लेके आऊँ यहाँ पे, राइट? तो उससे पहले ये पूछ लो कि मैं कौन सा कोर्स करके आऊँ यहाँ पे, राइट? या किन किन कोर्सेज में यहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनकी मैं कोर्स कर लूँ। दूसरा, यहाँ आते ही पार्ट टाइम जॉब करो, लेकिन इतनी भी मत करो कि आप पूरे ऑक्यूपाई हो जाए। ये 2 पॉइंट बहुत लाउड एंड क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इस चीज़ को छोड़ देना जो हमने भी डिस्कस किया, इसके अलावा और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बंदा आते ही पहले 1-1.5 महीने के अंदर गलती करता है, वो चाहे अकोमोडेशन से रिलेटेड हो या किसी और चीज़ से रिलेटेड? तो जो भी एक नया बंदा यहाँ पे आता है, आते ही 1-2 महीने के अंदर वो
अपने जैसे लोग ढूंढना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि नई कंट्री में आ गया। एक मिनट ये अपने जैसे लोग को डिफाइन करो जरा, अपना क्या मतलब अपने जैसे लोग हो गए जो, लेट से कोई बंदा आया है कोई नॉर्मल से टाउन से, इंडिया से, तो कनाडा आके मान लो लेट, अब वो उन लोगों से मिलता है जो इंग्लिश में बात करते हैं या फिर फ्रेंच में बात करते हैं, जो कि यहाँ एक सेकेंडरी लैंग्वेज भी मानते हैं लोग। ओके, तो वो उनसे ना कटना शुरू हो जाता है धीरे धीरे, कि भाई ये तो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, मैं इनसे बात कर पाऊँ ना कर पाऊँ। तो वो अपने जैसे बंदे ढूंढता है, अपने जैसे बंदे जो उसकी सेम लैंग्वेज बोलते हैं, जो उसकी जैसे सेम रहते हैं। तो मतलब कि वो कम्युनिटी और मल्टीकल्चरल वाली बात कर रहे हो आप अभी। ओके ओके, मेक सेंस। तो मल्टीकल्चर लोग देखने आते हैं इंडिया से, महसूस करने आते हैं, बट वो मल्टीकल्चर से ना खुद डर जाते हैं कि मैं इनके बीच में जाके कैसे बात करूंगा, और वो अपने जैसे ही बंदे ढूंढ लेते हैं जो सेम लैंग्वेज हो गया या लेट्स से सेम लाइफस्टाइल या सेम जैसे रह रहे हैं। ओके, और धीरे धीरे वो उसी उसमें कंफर्टेबल होना शुरू हो जाते हैं कि भाई इनके साथ रह रहा हूँ, इनके साथ ज़्यादा मज़ा आता है मुझे। ओके, समझ गया मैं इस पॉइंट को प्रॉपरली, कि आप ये कहना चाह रहे हो कि अपने जैसे लोगों के अंदर वो घुस जाते हैं। तो आपने इसको गलती क्यों कहा, कि इसमें क्या गलती है? गलती इसलिए कि आप अपना देश छोड़ के एक नए देश में आए हो, ठीक है। आपको यहाँ की चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टर्म यहाँ रहना है, लेट्स से शॉर्ट टर्म भी रहना है, 5-6 साल भी रहना है, तो भी एक चीज़ होती है, एक लॉ ऑफ लैंड, कि आप जहाँ रह रहे हो, जिस जगह रहते हो, आपको वहीं का लॉ फॉलो करना पड़ेगा। अब लेट्स से मैंने आपको ढूंढ लिया कि आप मेरे जैसे बंदे हो, अब मैंने कोई गलती कर दी, अब मुझे तो ये लगेगा ना कि हाँ, हम इंडिया में भी हम ऐसे ही करते थे, तो हम यहाँ भी चल ही सकते हैं, और आप मेरी बात को बैक कर दोगे कि हाँ, हम तो इंडिया में यही करते थे, यहाँ भी कर सकते हैं। बट भाई यहाँ का रूल, यहाँ के लॉ, वो तो पढ़ लो जरा। तो इसका मतलब तो ये भी हो गया कि अपनी अपॉर्चुनिटीज को भी लिमिट कर दिया उसने, राइट? अगर वो अपने जैसे लोगों के साथ ही आके मिल रहा है, उसी में सर्कल, देखो उनसे मिलो, पर अगर वो 100% सर्कल आपका सिर्फ अपनी कम्युनिटी का ही है, तो जॉब भी उसी कम्युनिटी में ढूंढेगा, राइट? तो वहां पर भी उसका चैप्टर क्लोज हो गया। जहाँ वो 100 जगह अप्लाई कर सकता था, अब 10 जगह अप्लाई कर पाएगा। दैट्स अ वेरी डीप पॉइंट। इसके बारे में थोड़ी और बातें करते हैं। और ऐसी क्या चीज़ है जो सेम कम्युनिटी में रहने से ड्रॉबैक हो सकता है? पहला ड्रॉबैक तो यही है कि आपने जो डाइवर्सिटी आप देखना चाहते थे दुनिया की, अपने देश से निकल के, आप वो देख ही नहीं पा रहे हैं। दूसरा, आप अपने सेट ऑफ लोगों के साथ ज्यादा घुल मिल के रहते हैं। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि अपने जैसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, बट अगर आपका सारा सर्कल ही अपने जैसे लोगों का है, तो आप सीखोगे क्या, नया क्या सीखोगे? अब लेट से आपने यहाँ एक सर्कल बना लिया अपना, और वो सारे लोग ही पार्ट टाइम कर रहे हैं, कोई वर्क परमिट पे है, कोई स्टडी परमिट पे है, कोई 3 साल से यहाँ, 4 साल से यहाँ है, और वो भी वो लेबर जॉब्स ही कर रहे हैं, सर्वाइवल जॉब्स ही कर रहे हैं। तो आप अपनी सोच बढ़ाओगे कैसे हैं? आप भी तो उस सेम ग्रुप में रहते हो। पहले डरे हुए आए थे, उनको देख के वो डर गए हैं। बड़ी बड़ी सुनने में बड़ी कैजुअल छोटी सी बात लग रही है, बट कितना ह्यूज इम्पैक्ट डाल सकती है ये चीज़ अगर आपके पास बाहर के लोगों का, देखो अगर हर तरह के लोग आपके ग्रुप में है ना, डिसिप्लिन कितना आ जाता है लाइफ के अंदर, राइट? देन एक्सपोजर भी चेंज हो जाता है उन चीज़ों से। ओके ओके, दैट मेक सेंस। अच्छा, इसी कड़ी में ना आपने एक चीज़, जैसे जॉब के बारे में जब हम बात कर रहे थे ना, जॉब जब आदमी ढूंढ रहा है, और ये पार्ट टाइम ही जॉब ढूंढ रहा है, और वो भी आज के टाइम कम मिल रही है, ऐसा सुनने में आता है, सब कुछ हो रहा है, और मैंने आपसे पूछा भी था कि भाई खर्चे इतने बढ़ जाते हैं, जॉब तो लिमिटेड ही है ना, आदमी 40 घंटे कर लेगा, 50 घंटे कर लेगा, और मिनिमम पे तो $15 $16 इतना ही कमा लेगा, ज़्यादा कर लिया तो $20 मिल जाएंगे। तो बाकी जो उसने खर्चे पाल रखे हैं, इवन नशा भी घुस गया है स्टूडेंट्स के अंदर, काफ़ी घुस गया है। नशा तो कोई भी सस्ता नहीं है, सिगरेट कितनी महंगी है यहाँ पे, एंड देन कैनबिस वगैरह वो भी सब महंगी है। ड्रिंक्स आर डिसेंट प्राइस, बट स्टिल वो भी महंगे में आएंगी। तो इतने सारे खर्चों के बाद, फिर नशे के खर्चे भी होने के बावजूद भी, उसके बाद भी सस्टेन कैसे कर रहे हैं लोग यहाँ पे? पैसा कहाँ से आ रहा है उनके पास? क्या कोई दूसरे तरीके, जो 2 नंबर के तरीके भी चल रहे हैं पैसा कमाने के? देखो, काफ़ी सारी, कनाडा एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तो खर्चे तो इंसान ने अपने बांध ही लिए हैं। अब भाई पैसे उनको देने ही है हर चीज़ के लिए। लेट से आप रह रहे हो, खाना खा रहे हो, आपकी गाड़ी, और आपने जैसे पॉइंट बताया कि नशे, ये सब तो मेंटेन करना ही है। अब एक आपको लत पड़ी गई है, तो आपको तो हर महीने ये सारी चीज़ें चाहिए। तो लोग उल्टी सीधी हरकतें करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हम आए दिन हमारे यहाँ GTA में सुनते हैं कि ब्रैम्पटन से गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं, या इवन ग्रॉसरी स्टोर से सामान चुरा रहे हैं लोग। इनमें स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व हैं? इनमें स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व हैं। माय गुडनेस।
आए दिन न्यूज़ आती है कि ब्रैम्पटन में गाड़ियाँ चोरी हो गई हैं, या फिर मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ जो हमने ओवर इंटरनेट पढ़ी थी और मेरे काफ़ी दोस्तों से मेरी बात हुई तो उन्होंने उस स्टोरी को बैक भी किया। ओके। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स और इवन जो इमिग्रेंट्स वर्क परमिट पे भी हैं, वो क्या कर रहे हैं ब्रैम्पटन में, ऑल टुगेदर इट्स अ फनी स्टोरी, कि वो जाके ब्रैम्पटन में ग्रोसरी स्टोर से घी चुरा रहे हैं। आपको पता तो है यहाँ कि लॉ कैसा है कि आप किसी को टच नहीं कर सकते हैं, और कोई चुरा के चीज भाग भी रहा है तो आप उसका पीछा नहीं कर सकते, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। तो घी जैसी छोटी चीज भी लोग चुरा चुरा के भाग रहे हैं, क्योंकि जो लाइफस्टाइल उन्होंने बना लिया है, खर्चे बांध लिए हैं, वो कहीं ना कहीं से तो चीजें निकालनी है, बाय हुक और क्रुक। तो ये तो फिर बड़ा मैसअप है सिस्टम पूरा का पूरा, राइट। ओके ओके। और भी ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से देखो इससे उनकी लाइफ तो ख़राब हो रही है, साथ साथ में कम्युनिटी का नाम भी ख़राब हो रहा है, राइट। ये भी मेरे ख्याल से GTA से ज़्यादा खबरें आ रही हैं। हम अगर यहाँ बैठ के, हम जैसे मान लो ओटवा NCR में बैठे हैं तो हमें लगता है कि शायद वहाँ हो रही हैं, यहाँ थोड़ा ना हो रही हैं, पर धीरे धीरे वो यहाँ भी पहुँच जाती हैं, क्योंकि लोग वहाँ से निकल के दूसरी जगह तो जाते ही हैं। तो ओवरऑल ब्रैम्पटन में रहते हुए या GTA में रहते हुए, पूरा मैं GTA को ले लेता हूँ, ये चीज़ आपको फील करनी पड़ती है पब्लिकली कि लोगों का जो देखने का नज़रिया है हम लोगों को, या न्यू कमर्स को, स्पेशली स्टूडेंट्स को, लोगों का देखने का नज़रिया चेंज हुआ है। देखो मैं स्पेसिफिकली अपनी कम्युनिटी की बात करूंगा, लोग हमें यहाँ ब्राउन कहते हैं, ब्राउन कम्युनिटी कहते हैं। तो हाँ, अगर कोई ब्राउन बंदा, कोई इंडियन बंदा कुछ चोरी कर रहा है और लेट्स से जिसका स्टोर है वो कैनेडियन है, तो उसके दिमाग में तो वही परसेप्शन है ना कि भाई सारे इंडियन चोर हैं। तो डेफिनेटली हम भी कहीं जाते हैं, हमें भी थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन फील करना पड़ता है कि लोग हमें गलत नज़र से देखते हैं, कि क्या पता हम चुराने ना आए हों या फिर हम कुछ गलत काम ना करने आए हों। ओके ओके। इस चीज़ से जॉब वाली मार्केट पे इम्पैक्ट आता है? जॉब की मार्केट में बिल्कुल इम्पैक्ट आता है, क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि कुछ टाइम लेट्स से उन्होंने नई जॉब स्टार्ट की, कुछ टाइम वहाँ जाएंगे, फर्स्ट पेचेक आ गया, फिर वहाँ से जॉब छोड़ के आ जाएंगे बिना बताए, बिना अपने सुपरवाइजर या ओनर को बताए वहाँ से भाग आएंगे। तो उनका बिजनेस तो इससे हैम्पर होगा ना, कि एकदम से कोई एम्प्लॉय कल तक उनके साथ जॉब कर रहा तो राज नहीं आया। तो जॉब मार्केट में भी काफ़ी लोगों की वजह से नाम खराब होता है हमारी कम्युनिटी का। वाओ। तो ये तो उस लेवल की बातें हैं जो मैं सोच ही नहीं सकता है ओटवा में बैठ के। तो GTA में तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें चल रही हैं। इट मीन्स क्योंकि पता है क्या, इन सब चीज़ों से जितनी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ अगर आपके करियर में इनिशियल स्टेजेस में आपके साथ जुड़ जाती हैं ना, तो फिर आप बर्बाद ही मान के चलो आपके करियर को, क्योंकि आपकी प्रैक्टिसेस भी वैसी बन जाती हैं और कहीं ना कहीं आपका रिकॉर्ड तो ख़राब हो ही रहा है इन सब चीज़ों से। हम जब बात कर रहे थे ना ऑफ द कैमरा, जब आपने एक अच्छा पॉइंट बोला था कि जब इंडिया में बैठे हुए मान लो कि एक जो ये रेंट वाला स्कैम बड़ा चलता है आज के दिन पे, है ना, कि तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो कि इससे कैसे बच सकते हैं और ये एग्जैक्टली क्या स्कैम है, कि क्या गलती हो जाती है यहाँ पे। तो ये स्कैम बहुत इजी है जो लोग यहाँ पुल ऑफ करते हैं, और ऐसा नहीं कि यहाँ के लोग कैनेडियंस, ये हमारे ही लोग हैं जो अपने ही लोगों को लूटते हैं। अच्छा। तो ये स्कैम कुछ ऐसे स्टार्ट होता है कि कोई भी नया बच्चा इंडिया से कनाडा आता है जिसका कोई रिलेटिव नहीं है। Okay. वैसे तो आजकल सबके रिलेटिव कनाडा रहते हैं, आधे से ज़्यादा इंडिया कनाडा में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर कोई बच्चा इंडिया से कनाडा आना चाहता है और उसका एडमिशन वगैरह सब कुछ हो गया, उसने फ्लाइट वगैरह सब कुछ बुक कर लिया, अब उसे घर तो चाहिए रहने के लिए, एयरपोर्ट से जहाँ वो जाएगा, जहाँ अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा। ठीक है। तो इंडिया से बैठ के उन लोगों का कांटेक्ट होता है फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू उन लोगों से जो यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि उन्हें फोटोज भेज देते हैं एक रैंडम घर की या रैंडम किसी भी रूम की, और कहते हैं कि जी ये रूम हमारे पास अवेलेबल है, आपको चाहिए तो $500 भेज दो एडवांस, ताकि हम इस मंथ के लिए आपका रूम बुक कर दें। ओके। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा पहली तारीख को आए, क्योंकि यहाँ पे रेंटल साइकिल स्टार्ट होती है 1 से लेके एंड ऑफ द मंथ तक। अब लेट से कोई बच्चा 16 को आ रहा है, 17 तारीख को आ रहा है, तो उसको तो घर चाहिए। बिल्कुल। उसके दिमाग में चलता है कि भाई मैं $500 पे कर दूंगा यहाँ से अप फ्रंट और मेरा रूम बुक हो जाएगा, मैं जिस भी तारीख को जाऊंगा कनाडा तो मैं सीधे अपने नए रूम में जा सकता हूँ। बट अब ये स्कैम कहाँ बनता है? अब जो बंदा इंडिया बैठा है उसके हिसाब से तो उसके पास रूम है, ठीक है। यहाँ पे जिस बंदे ने इंडिया बैठे बच्चे को रूम दिखाया था, असलियत में वो रूम एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और एग्जिस्ट करता है तो वहाँ ऑलरेडी लोग रहते हैं। अच्छा। तो जब इंडिया से बच्चा यहाँ आता है और देखता है कि वो
पहली बात तो रूम एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और दूसरी बात अगर करता भी है तो वहाँ ऑलरेडी लोग रहते हैं। अब वो बच्चा दोबारा उस बंदे के पास जाता है जिसको उसने पैसे दिए थे रूम के लिए। अब वो बंदा तो फोन नहीं उठाएगा, ना ही उस बंदे को मिलेगा, तो यानी कि वो बंदा भी एग्जिस्ट नहीं करता है। वो बंदा भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके। तो दिस इज हाउ ये स्कैम पुल करते हैं लोग चंद पैसों के लिए। तो फिर इससे कैसे बच सकता है बच्चा वहाँ पे इंडिया में बैठे बैठे? इस चीज से कोई भी बच्चा ऐसे बच सकता है कि आजकल बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं। मेरे बहुत सारे ग्रुप्स हैं अपने इंस्टाग्राम पे जहाँ पे लोग मुझसे कनेक्ट करते हैं, आपस में एक दूसरे से भी कनेक्ट करते हैं। तो भाई आप किसी बंदे को एटलीस्ट पूछो कि क्या आप मेरे लिए वो रूम देख सकते हो, या फिर ऐसे लोगों से दोस्ती बनाओ कि भाई जो यहाँ रहते हैं, जो तुम्हारी हेल्प करे रूम ढूंढने में, जो लेजिट हो, जो रियल में कोई बंदा एग्जिस्ट करता हो। या आपके सर्कल में फर्स्ट डिग्री कनेक्शन या सेकंड डिग्री कनेक्शन या एटलीस्ट थर्ड डिग्री कनेक्शन हो आपका, जो जानता हो। क्योंकि ये ऐसी चीज है, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस कनाडा आए हुए हैं। आप अगर अपने रिश्तेदारी में या आस पड़ोस में किसी को ढूंढेंगे तो पक्का कोई ना कोई एक ऐसा बंदा जरूर निकल आएगा जो कनाडा रहता है, 100%। और उसके आगे कनेक्शंस निकलाएंगे। तो बात यह है कि आपको पहले आगे जाना पड़ेगा, किसी से बात करनी पड़ेगी। हाँ, इसी बहाने अगर बात करना शुरू करे अगला बंदा वैसे मना कर देगा, यार रहने दे आने की, अभी तक वैसे लग गई कोई बात नहीं, अब तो रहने दे आने की है। राइट, वो भी डर है उनको कि बात करेंगे तो हमारा आना और कैंसिल करा देंगे। ओके ओके, दैट्स नाइस इन्फॉर्मेशन। और भी ऐसी कोई चीज़ें हैं जिससे आदमी मतलब कि इंडिया में रहता रहता स्कैम बन जाता है उसके लिए? यहाँ पे मैंने सुना है कि कई बार तो बच्चा आगे देखता है कॉलेज भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये वही वाली बात है कि जैसे किसी बच्चे को बस सपना उसने ले लिया कि भाई मुझे कनाडा जाना है और कोई रिसर्च अपनी की नहीं है, तो वो ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आ जाता है जो उसे झूठी दिलासा दे देते हैं, झूठे सपने बेच देते हैं। अच्छा। कि भाई हम तेरा यहाँ एडमिशन करा देंगे, कॉलेज से निकलते तेरे को जॉब दिलवा देंगे, या फिर लेट से जैसे हमने हाउस स्कैम की बात की कि तेरे को वहाँ रूम दिला देंगे। बट उस बच्चे को ये समझ नहीं आता कि भाई इस बंदे को मेरे से मॉनेटरी बेनिफिट है, इस बंदे को मुझसे पैसा कमाना है, ये मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है जो मेरी सही में हेल्प करना चाह रहा हो। तो बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो इंडिया से यहाँ आ जाते हैं एक झूठे कॉलेज में एडमिशन लेके, या लेट से जो उनका एजेंट भी है इंडिया में, वो उन्हें एक फर्जी फॉर्ज लेटर दे देता है ऑफ एडमिशन, जिसके बेसिस पे वो लोग वीजा भी अप्लाई कर देते हैं। एंड आई डोंट नो समहाउ उनको वीजा मिल भी जाता है, और वो यहाँ आते हैं और वो कॉलेज एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये बहुत लोगों के साथ हुआ है। तो ये होता है इसलिए कि बंदा अपना खुद ड्यू डिलिजेंस नहीं करता। भाई आप अपनी जहाँ जा रहे हो उसको देखो, परखो, लोगों से बात करो, वो चीज़ है भी या कि नहीं। क्रेजीनेस, जो बाहर आने की क्रेजीनेस है ना, शायद वही है। अदरवाइज तो इंडिया में उन्हीं बंदों से अगर ये बोल दो ना कि एक बोरी मिट्टी खरीदनी है 50 रुपए की, तो उसको भी 10 बार देखने जाएंगे, चारों तरफ से तोलेंगे उसको कि वो बता रहा है कि उतनी है कि नहीं है। लेकिन जब बाहर आना है तो उनकी आंखें कान सब बंद हो जाते हैं, और बस जैसे तैसे बस आ बैल मुझे मार। वो एक बड़ा सपना देख लिया ना उन्होंने कि बस कनाडा एक बस सपना बन गया कि वहां जाते ही पता नहीं जैसे एयरपोर्ट से उतरते ही नोटों की बारिश हो जाएगी। जैसे हमारे पीएम जस्टिन ट्रूडो जाएंगे उसे लेने, माला पहनाएंगे पैसों की कि भाई आप आए हो हमारे देश में और बहुत भला हो गया हम लोगों का। तो एक सपना, झूठा जो सपना है ना जो उसने देखा है, उसी के चक्कर में फंसते फंसते ऐसे चक्कर में फंस जाता है, वो निकल ही नहीं पाता कभी। नहीं, वो आपने पहले भी एक चीज मेंशन करी थी ना कि बच्चा ये सोच के आ रहा है कि मैं यहाँ आऊंगा तो 3-4 साल यहाँ काम करूंगा लग के, पूरा जो भी दिहाड़ी वाला काम मिल रहा है, वट जो मिल रही है चीजें करूंगा, पैसा कमा के बचा के वापस इंडिया चला जाऊंगा। लेकिन वो 3 साल बाद उसको पता ये चलता है कि वापस जाने के पैसे भी नहीं, फ्लाइट कराने तक के पैसे नहीं बच रहे हैं। राइट। तो बड़ा स्ट्रेंज साइकिल है ये, इसको समझना बहुत जरूरी है लोगों को इंडिया में बैठे बैठे। इसी के साथ आपने अभी ना एक चीज़ को टच किया, और टच करते एकदम से निकल गए कि मेरे इंस्टाग्राम पे भी बहुत कुछ ग्रुप्स एंड एवरीथिंग, तो वहीं से मैं कैच करूँगा उसको कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट भी है एक, और अच्छा खासा अकाउंट है, उस पर हज़ारों में आपके फॉलोवर्स हैं, आप बड़ा कंटेंट ही बनाते रहते हो, मैं उस कंटेंट को देखता भी हूँ, जिसका नाम देसी इन टोरंटो है। तो ये कैसे जंप इन हुआ लाइफ के अंदर एकदम से? ये एक छोटी सी सोच मुझे आई कि जैसे कुछ लोगों की तरह मैंने भी एक सपना देखा था कि भाई कनाडा जाके मैं अपनी लाइफ स्टार्ट करूंगा और बहुत अच्छा करूंगा जिंदगी में। बट वो चीजें वैसी नहीं होती, वो होते ना दूर के ढोल सुहाने। ओके।
तो ये मैंने पेज इसलिए स्टार्ट किया था कि एटलीस्ट जो जिंदगी में रियलिटी मैंने देखी है, जो झूठ दिखाया जाता है इंडिया बैठ के, एटलीस्ट मैं उसको अनकवर करूँ। और मैं अपने चैनल पे बहुत सारी चीज़ें बताता रहता हूँ कि तुम इस स्कैम से बच सकते हो, ये गलती मत करो, इंडिया से आ रहे हो तो ये स्किल सीख के आओ। तो मेरा पर्पस था कि मैं मेरे जैसे लोगों को फंसने से बचाऊं। जो गलतियां मैंने की हैं एटलीस्ट मेरी गलतियों से लोग कुछ सीखें और वो गलती ना करें। ओके तो एक छोटा सा आइडिया था कि थोड़ा सा इम्पैक्ट क्रिएट हो सोसाइटी में। तो ओके इस सपने के साथ ये पेज स्टार्ट किया था मैंने। काइंड ऑफ वो बात होगी कि अपना अरमानी का गोगल्स नहीं दिखा के मेरा टूटा हुआ स्पेक्स दिखाऊं उनको, राइट? राइट। ओके ओके, दैट मेक सेंस। तभी लोगों को अगर ये इंफॉर्मेशन सही टाइम पे मिल जाए ना, तो मैं नहीं कह रहा कि 100 लोग उसको मान लेंगे। अगर एक भी बंदे ने अगर उस बात को मान लिया ना, तो आई गेस आपका कंटेंट बनाने का जो मकसद है ना वो पूरा हो जाएगा उससे। राइट। और मुझे अच्छा लगता है कि चाहे ऐसे कंटेंट पे अगर कम व्यूज़ भी आ रहे हैं और एक ऐसा कंटेंट जिसके अंदर आलीशान चीज़ें दिखा रहे हैं उसमें लाखों पे व्यूज़ भी आ रहे हैं, तो स्टिल मैं उस कंटेंट को बेटर मान रहा हूँ जिसको सिर्फ हज़ारों लोगों ने देखा है। बट वो एक अच्छी जो, क्योंकि जब वो जिस दिन यहाँ लैंड करेंगे ना तो वो देखेंगे कि हाँ ये भाई सही कह रहा था, राइट? क्योंकि वो उसी फ्लो में चलती हैं सारी की सारी चीज़ें। ओके, वेल थोड़ी सी चीज़ें मैं ना टच बेस करूँगा कि आपकी लाइफ के साथ, जैसे आप यहाँ आए एज स्टूडेंट आए थे, तो जब पढ़ रहे थे जब आपने भी पार्ट टाइम जॉब की थी? जी बिल्कुल। मैं उसे पार्ट टाइम कम सर्वाइवल जॉब मानूंगा, क्योंकि आप कनाडा जब एज अ पढ़ने आते हैं, एज अ स्टूडेंट यहाँ आते हैं, तो आपको साइड बाय साइड कुछ ना कुछ करना पड़ेगा या करना चाहिए भी। ओके अच्छा, यहाँ रुकना, आपने बोला कि पढ़ेगा एंड देन उसको चाहिए बोला, तो यू स्टिल सेइंग कि उसको करना पड़ेगा इज द करेक्ट वर्ड? आई फील यस। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको अपने खर्चे मेंटेन करने के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम तो चाहिए ही चाहिए। अब हमें एक सपना दिखाया जाता है कि भाई आपके पास जीआईसी है सर्वाइव करने के लिए। कैनेडियन गवर्नमेंट कहती है कि भाई अपना राशन पानी का खर्चा इंडिया से लेके आओ अपने साथ। ठीक है। बट जो यहाँ के खर्चे हैं एक्चुअल जीआईसी उनको कवर नहीं करती है। वो तो अब इस साल उन्होंने थोड़ा बढ़ा दिया है। इस साल उन्होंने अराउंड $20,000 कर दिए हैं, बट उसमें भी आपका खर्चा कैसे मेंटेन होगा? वो तो वाली बात हो गई कि आप पॉइंट टू पॉइंट जी रहे हैं। क्या आज सुबह पानी पी लिया तो शाम को बस मैं आलू खा लूंगा, वो वाली बात हो गई। अब लोगों ने अपने खर्चे तो बढ़ा लिए हैं। एक नॉर्मल लाइफ आपको जीने के लिए स्टूडेंट को कम से कम $1,500 अराउंड चाहिए। 1500 में चल जाता है काम? 1500 में बहुत कह रहा हूँ, कम से कम कि आपने बिल्कुल आपको A to B जाना है। क्योंकि मेरे दिमाग में पिक्चर वो थी ना कि वो मस्टैंग कार एंड देन आईफोन हाथ में, तो वो तो एक ऐसी सपना है कि आपको $10,000 भी कम पड़ जाएंगे महीने में। ओके ओके, तो आपकी बात कैरी ऑन करवाता हूँ मैं प्लीज। तो $1,500 एक बंदे को चाहिए बहुत बेसिक टू बेसिक लाइफ जीने के लिए। कि बहुत सस्ता उसने रूम ले रखा है, खाना पीना, उसका ट्रांजिट का पास, बस या ट्रेन जो भी वो यूज करता है, उसके अलावा फोन के खर्चे, ग्रोसरीज और कुछ एक्स्ट्रा खर्चे भी हो जाते हैं लाइफ में। ठीक है। तो कम से कम $1,500 या $2,000 तो उसको चाहिए ही चाहिए। और जो जीआईसी आप अपने साथ लेके आए थे इंडिया से, वही सारी चीजें तो कवर नहीं कर पाती हैं। और उसके बाद धीरे धीरे आपको अपना सेविंग्स अकाउंट में भी पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि कल क्या हो जाए आपके साथ। ठीक है, मेक सेंस। तो पार्ट टाइम जॉब स्टूडेंट्स को जरूर करनी चाहिए। ठीक है, बट पार्ट टाइम को पार्ट टाइम ही समझना चाहिए, उसको ये नहीं समझना चाहिए कि बस जिंदगी में मेरा यही गोल है। ठीक है। तो क्या जॉब थी आपकी? तो मैं जब कनाडा आया, मैंने सबसे पहले अपनी जॉब की थी डेयरी डिपार्टमेंट में, वॉलमार्ट स्टोर में। ये मिल्टन में था। ओके। तो वहाँ से मैंने अपनी पार्ट टाइम जर्नी स्टार्ट की। कैसा एक्सपीरियंस था? एक्सपीरियंस तो बस आप ये समझ लीजिए कि इंडिया में एक अच्छे लाइफस्टाइल से उठ के आप यहाँ पे दूध के कंटेनर लगा रहे हैं फ्रिज में, या बड़े बड़े बक्से हैंडल कर रहे हैं, जिसे वो कहते हैं ना इंडियन लैंग्वेज में अपन कहेंगे कि मजदूरों वाला काम। ओके। तो इतना इंटरेस्टिंग तो नहीं था, बट ठीक है, टू सर्वाइव दैट टाइम मुझे वो करना पड़ा। कितने टाइम किया होता? मैंने वॉलमार्ट में लगभग 6 से 7 महीने काम किया था। ओके ओके। उसके बाद फिर और जॉब ले ली थी या पढ़ाई खत्म हो गई थी इससे? नहीं, उसके बाद मैंने कोको कोला कंपनी के साथ काम किया। ओके, नाइस। एज अ मर्चेंडाइजर। ओके। 2 से 3 महीने, जब तक मेरी स्टडीज कंप्लीट हो गई थी। तो आपकी स्टडी कब खत्म हुई? मेरी स्टडीज कंप्लीट हुई थी सितंबर में। सितंबर 2023? या सितंबर 2023। ओके। तो इस दौरान जो आपका स्टूडेंट टाइम जितना भी रहा आपका, तो
मैं यहाँ आने के बाद की बात कर रहा हूँ, जो आपकी स्टडी शुरू हुई और ख़त्म हुई तब तक के अंदर आपको करियर वाइज आपके दिमाग में जो चैलेंजेस नज़र आते थे आपको, वो आपने कैसे उसको ओवरकम किया और वो क्या चैलेंजेस थे? करियर वाइज सबसे पहले तो ये था कि कैनेडियन मार्केट, अगर आप जॉब लेने जाएं फुल टाइम, वो पार्ट टाइम जॉब्स की बात नहीं कर रहा मैं, जो फुल टाइम आप डोमेन में जिसमें आप पढ़ाई की है उसी में अगर आप जॉब लेना चाहें तो यहाँ की मार्केट थोड़ी अलग काम करती है इंडिया से। जैसे इंडिया में होता है कि आपने कुछ भी रिज्यूमे में लिख के दे दिया और कंपनी आपको सेलेक्ट कर लेती है और आप अपना जॉब स्टार्ट कर देते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एक सर्टेन वे है जैसे आपकी हायरिंग होती है कंपनी में, आपको एक अच्छा रिज्यूमे जिसे हम कहते हैं ATS फ्रेंडली बनाना पड़ता है। उसके अलावा आपको रेफरल भी काफ़ी हेल्प करता है यहाँ पे। उसके अलावा आपको स्किल सेट भी देखना चाहिए अपना कि भाई जो स्किल सेट आपके पास है आप उन्हीं जॉब्स में अप्लाई कर रहे हो। ठीक है। तो इंडिया से आके यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें अनलर्न भी करनी पड़ती हैं कि भाई इंडिया में जैसे काम करता रहा जॉब लेने का सारा सिनारियो वो वैसा यहाँ काम नहीं करता है। कैनेडियन मार्केट थोड़ी अलग है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है अनलर्न वाला। जो चीज़ें उसने इंडिया में सीखी हैं, ऐसी चीज़ें जो यहाँ काम नहीं आ रही हैं, पहले उसको अनलर्न करके स्पेस बना के देन उसको नई चीज़ें सीख लेनी चाहिए। दैट्स गुड, थैंक्स कि आपने उसको मेंशन किया है यहाँ पे। जब आपकी स्टडीज़ पूरी हो गई थी, उससे पहले आपने बताया कि वो पार्ट टाइम जब जॉब कर रहे थे आप, तो आपके दिमाग के अंदर ऐसा क्या था कि आप उसके अंदर नहीं फंसे, आपने उसको फुल टाइम नहीं किया? क्या मोटिवेशन थी इस वक्त उस चीज़ को लेकर? तो इंडिया में मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद 2 साल IT कंपनीज में काम किया था। अच्छा, ओके। और मेरे माइंडसेट में वो था कि भाई मुझे IT में ही जाना है वापस। ओके। ये जो लेबर जॉब मैं कर रहा हूँ लेट्स से कोका कोला के साथ या वॉलमार्ट के साथ, ये फॉर द टाइम बीइंग है जब तक मुझे जॉब नहीं मिल रही। और मैं इन जॉब्स में और जॉब्स में फंस के नहीं रहना चाहता, क्योंकि पहली बात तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और दूसरी बात आपका माइंडसेट ना धीरे धीरे इन और जॉब्स में ऐसा हो जाता है कि आपको एक बहुत कंफर्टेबल जोन मिल जाता है कि मेरे पास 2 से 3 हज़ार डॉलर तो आ ही रहे हैं, मेरा सर्वाइवल तो चल ही रहा है, तो मैं दूसरी अच्छी जॉब क्यों ही लूँ। और मैं यहाँ सेट भी हो गया हूँ कि मजदूरों वाला ही काम तो है कि सिंपल चीज़ें उठा के यहाँ से वहाँ रखना। बट मेरे दिमाग में ये चीज़ क्लियर थी कि भाई मुझे एक अच्छी IT जॉब अपने डोमेन की चाहिए ही चाहिए, और मैं ये लेबर जॉब जस्ट तब तक कर रहा हूँ जब तक मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल जाती है। तो मेरा माइंडसेट में वो चीज़ क्लियर थी और एम क्लियर था। आपका फ्रेंड सर्कल भी बना होगा इतने टाइम में कुछ, राइट? लड़के लड़कियां सब होंगे उसके अंदर। ओवरऑल अपने फ्रेंड सर्कल को देखते हुए क्या लगता है कि माइंडसेट क्या है लोगों का फिलहाल? क्योंकि एक ना रिवर्स इमिग्रेशन का बड़ा चैप्टर आज के दिन बात होती है। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे नहीं पता है कि रियलिटी ग्राउंड के ऊपर क्या है कितना नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा भी लगता है कि लोग ज़्यादा आ रहे हैं तो जाएंगे उसमें से, राइट? तो वो पार्ट है उसका। बट स्टिल क्योंकि वो चीज़ हो रही है इसलिए मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपके क्लोज सर्कल में लोगों का माइंडसेट क्या है? क्योंकि वो या तो पढ़ रहे हैं या जस्ट पढ़ाई पूरी की है, नई नई जॉब लगे हैं, वो लोग सब भी वापिस जाना चाह रहे हैं या कितने % लोग वापिस जाना चाह रहे हैं? क्या विजन है उनका यहाँ रहने का? तो जो आप ये बात कर रहे हैं ना कि लोग वापस जाना चाह रहे हैं, इनका रेशियो जो लोग नए यहाँ पे इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनसे बहुत कम है। अब देखो सबकी लाइफ में अपना अपना मोटिव होता है कि उन्हें जिंदगी में क्या करना है, या फिर रिवर्स इमिग्रेशन लेट से इंडिया जाके भी उन्हें क्या करना है, उनका सपना है, कुछ प्लान होगा। बट आप ये देखिए कि लोग आ बहुत रहे हैं और जा बहुत कम रहे हैं, तो वो फ्लक्स बहुत अलग है। लेट्स से यहाँ 1000 लोग आते हैं तो 2-3 लोग वापस जा रहे हैं। और अपने क्लोज सर्कल में बात करूँ तो मेरे बहुत दोस्त बने इस कैनेडियन अपनी जर्नी में। तो बहुत लोग ऐसे भी थे जो छोटे छोटे गांव या छोटे छोटे शहरों से आए थे, कुछ ऐसे भी लोग थे जो बड़े बड़े शहर मुंबई या दिल्ली से आए थे। तो सबकी ना एक अलग स्टोरी है। बट मेजॉरिटी में बात करूँ तो मेजॉरिटी लोग ना उन्हीं पार्ट टाइम जॉब्स में खुश हैं अपने, क्योंकि उन्हें बहुत कंफर्टेबल लगता है और इजी टू डू थिंग्स लगती हैं कि भाई ये काम तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि वो अपस्किल करना ही नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि अब दोबारा मेहनत कौन करे, दोबारा पढ़ाई कौन करे, और वो उसी चीज़ में मस्त होके रहते हैं कि भाई ठीक है पार्ट टाइम जॉब है, आज मैं एसोसिएट हूँ, फिर कल सुपरवाइजर बन जाऊँगा, मैनेजर बन जाऊँ, परसों मैनेजर बन जाऊँगा वेयर हाउस में। तो वो उसी चीज़ में खुश हैं। तो आपके सर्कल में वापस जाने का क्रेज है अभी? वापस जाने का क्रेज तो कुछ लोगों के दिमाग में तो डेफिनेटली है, जो लोग सोचते हैं कि भाई मैं कुछ टाइम रह के इतना पैसा कमा लूँ ताकि मैं अपना सारा पैसा कमाया हुआ इंडिया ले जाऊँ और अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट कर लूँ या अपना नया घर बना लूँ।
तो कुछ लोग तो हैं ऐसे, बट वो इक्के दुक्के लोग हैं, मतलब कि उतना ज़्यादा नहीं है। उतना ज़्यादा नहीं है। ओके, दैट मेक सेंस। बात करते करते हमें लगभग 1 घंटा होने वाला है भाई। बात का टाइम का पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे निकल जाता है। अब हम लगभग पॉडकास्ट के अंत में जाएंगे। तो अंत में जाएं उससे पहले कुछ कपल ऑफ क्वेश्चंस और करूँगा मैं आपसे। ये क्वेश्चन ना स्पेसिफिक हरियाणा स्टेट को लेके रहेगा, क्योंकि आप भी हरियाणा स्टेट से हो, मैं भी हरियाणा स्टेट से हूँ। और अभी साहिल भाई आए थे, साहिल अलावत भाई जाटराम, मेरे पॉडकास्ट पे, तो हमने काफ़ी बात की थी उस बारे में भी। तो मैं देसी भाषा में बोलता हूँ कि जैसे जो बीमारी पंजाब में थी ना, वो बीमारी ना हरियाणा में घुस गई है अब, राइट? ये वापस आने वाली है। आपको लगता है ऐसा कि ये सच है कि हरियाणा में बहुत ज़्यादा हो गया अब ये बाहर आने वाला, जो पहले नहीं था 5-4 साल पहले? देखिए, मैं ना सोशल मीडिया बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, तो जितना क्रेज ये लास्ट 3-4 साल में है ना, जितना ऐसे ग्रो हुआ है क्रेज ये अपने हरियाणा में, इतना पहले नहीं था। तो इससे मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाली जो सिटी है ना, वो टोरंटो GTA है, क्योंकि मोस्टली लोग उधर ही जा रहे हैं, राइट? तो आपको ओवरऑल क्या लगता है कि क्या जो हमारे हरियाणा का जो यूथ है, क्योंकि पता है क्या है, मैं स्पेशली क्यों बोल रहा हूँ इस चीज़ को, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे हरियाणा के लोग हाईली स्किल्ड नहीं हैं। आप किसी भी इंडस्ट्री में देख लो, उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए हुए हैं, सब कुछ किया हुआ है। लेकिन अभी जो भी लोग आ रहे हैं ना इधर, उनका जो जो बैकग्राउंड है ना, वो बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर से भी जुड़ा हुआ है, राइट? और या स्पोर्ट्स की कैटेगरी से काफ़ी जुड़ा हुआ है। उनके लिए यहाँ पे ड्रास्टिक चेंज दिखते हैं सब चीज़ों के अंदर, राइट? जिन चीज़ों को उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया होगा, क्योंकि वो उन चीज़ों से शायद बेटर लाइफ करने के लिए यहाँ आते हैं कि यहाँ हमें कुछ शायद बेटर मिल जाएगा, चीज़ें सब कुछ करने मिल जाएगी। तो आपको लग रहा है कि कहीं ये डिस्कनेक्शन है या ये इमिग्रेशन हो रहा है तो ये अच्छा है हरियाणा के लिए कि वहाँ भी पैसा जाना स्टार्ट हो जाएगा वापस? देखो, इसमें ना बहुत मिक्स्ड सा रिएक्शन है मेरा, क्योंकि मैं बहुत लोगों से मिला हूँ और वो लोग ऐसे हैं कि ऑपोजिट साइड ऑफ कॉइन्स। कुछ लोग कहते हैं कि भाई जितने लोग ऐसे इमिग्रेट कर रहे हैं हरियाणा से, तो ब्रेन ड्रेन ना हो जाए कहीं। और इस चीज का दूसरा पहलू ये है कि लोग कहते हैं कि भाई ब्रेन ड्रेन नहीं हो रहा, जो लोग जैसे कहते हैं कि जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं वही उठ उठ के आ रहे हैं। जैसे हम माल्टन, हमारे GTA में एक ऐसी जगह है जहाँ हमारे हरियाणा के बहुत लोग रहते हैं। अच्छा। तो वहां पे जितना मैंने देखा है कि लोग इस चीज को दिमाग में लेके आ रहे हैं कि भाई मैं कनाडा जाके उबर चला लूंगा, भाई मैं कनाडा जाके कंस्ट्रक्शन में घुस जाऊंगा। तो मेरे को नहीं लगता कि वो चीज कहीं ब्रेन ड्रेन है, क्योंकि जिसको गाड़ी ही चलानी है वो तो इंडिया में भी चला सकता है, वो यहाँ भी चला सकता है। ओके। बट हाँ, ये चीज़ कहीं ना कहीं सही है कि पंजाब को देखते देखते हरियाणा में भी अब ये नई चीज़ आ गई है, स्पेसिफिकली यूथ के अंदर, कि बस भाई हमें बाहर जाना है। कोई एम नहीं है, कोई टारगेट नहीं है कि ज़िंदगी में करना क्या, बस बाहर जाना है। और आपको पता है यहाँ जैसे गाड़ियाँ वगैरह लेना कितना आसान है। पहले दिन आते ही वो सोच लेते हैं कि भाई मैंने तो गाड़ी लेनी है, मैंने तो उबर चलानी है। आगे का कुछ सोचा ही नहीं है कि भाई ज़िंदगी में करना क्या है, पैशन क्या है, मुझे क्या आता है। तो वो लोग बस वहीं तक खुश हैं कि भाई दूसरा बंदा हमारे लेट से रोहतक से कोई लड़का गया था, वो भी वहाँ उबर चलाता जाके, वो घर में 2-3 लाख रुपए भेज देता है महीने के, तो मुझे भी यही करना है। उबर चला के 2-3 लाख रुपए भेज देते हैं घर पे? देखिए, ये बहुत ये ऐसा टॉपिक है कि अगर आप, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जैसे करते हुए, काफ़ी लोगों के मतलब डैशबोर्ड रिपोर्ट या मल्टीपल ऐप्स, फेक आईडी, किसी भी बंदे के नाम से आईडी बना ली। तो ये बहुत मतलब ये एक बहुत ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आप कितना भी घुसते जाओ कभी चीज़ खत्म नहीं होगी। नहीं, मैंने मान लिया आप मल्टीपल ऐप्स की बात कर रहे हो, मान लिया मैंने, लेकिन बंदा तो एक ही है ना वो चलाने वाला। उसके पास तो टाइम लिमिटेड ही है ना, वही 3-4 घंटे सुबह पीक पे होती हैं चीज़ें, 3-4 घंटे शाम को पीक पे होती है। यही तो टाइम होता है ना उबर चलाने का। चाहे उबर ईट कर रहा हो तो लंच टाइम पे और डिनर टाइम पे पीक आती है, और ऐसे ही जॉब पे जाने वाला टाइम और जॉब से आने वाला टाइम, इस पे आपकी जो पैसेंजर वाली उबर है वो ज़्यादा चलती है। तो बंदा तो एक ही है ना, तो इतने कैसे कमा लेता है उस पर? तो आप हकीकत नहीं मानेंगे कि ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली कि लंच टाइम और डिनर टाइम हो गया, या फिर मॉर्निंग आवर्स हो गए, इवनिंग आवर्स हो गए, बट मैं इतने लोगों को जानता हूँ जो लेट से उबर में एक लिमिट है कि आप 12 घंटे काम कर सकते हैं लगातार। तो वो बंदे 12 घंटे बैठे ही रहते हैं गाड़ी में, वो हिलेंगे नहीं वहाँ से। छोटी छोटी ट्रिप्स कर ली, छोटे छोटे ऑर्डर्स कर लिए, तो कैसे ना कैसे उनका माइंड सेट है कि भाई मुझे दिन में $300 या $400 कमाने ही कमाने हैं।
और उससे पहले वो गाड़ी से नहीं उतरेंगे। और कुछ यहाँ कंजूसी कर करके भाई पैसा तो बहुत लोग भेजते हैं इंडिया, और ये 2-3 लाख का नंबर ऐसा है कि जो मैंने लोगों को करते हुए देखा है। ओके, तो ये फिर वो सीनियर कैटेगरी होगी जिन्होंने महंगी कारें नहीं ले रखी, महंगे फोन नहीं ले रखे, इज इट? नहीं, महंगे फोन तो भाई सबने ले रखे सबने ले रखे हैं। ओके, आपको कोई ऐसा बंदा बहुत रेयर होगा कि आपको GTA या फिर इवन कनाडा में जो इंडिया से एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आया हो और उसने आईफोन ना लिया हो, बहुत स्ट्रेंज होगा ऐसा कोई बंदा। चलो ठीक है, इतना तो, इतनी छूट तो दे देनी चाहिए, कोई नहीं, आईफोन तो रख सकते हैं बच्चे। वेल, काफ़ी बातें हो गई हमारी इन सब चीज़ों के ऊपर। अब वाइंड अप करते हैं टॉक को। तो विचिमम भाई, ये था आज का पॉडकास्ट, कैसा लगा आपको? मुझे काफ़ी मज़ा आया बात करके। अगर मैं आपको बोलूँ कि ऐसे बच्चे, स्पेशली हरियाणा के जो बच्चे यहाँ आने की तैयारी कर रहे हैं, उनको अगर 2 लाइन में एक मैसेज देना हो, बिल्कुल सीधी बात, नो बकवास, तो उनको क्या मैसेज दोगे? भाई सीधी बात यह है कि सोच समझ के आना, सारी सच्चाई तुम्हें पता है, और फिर भी मूर्ख बने रहोगे तो फिर यहाँ भी आके मूर्ख ही बने रहोगे, तो सोच समझ के आओ। ओके, ये तो बिल्कुल ही सीधी बात कर दी कि सोच समझ के आओगे। और सोच समझना कैसे है? डू यूर ओन रिसर्च, और जितनी ज़्यादा कोशिश हो सके ना। मेरा ना बैकग्राउंड सारा एजुकेशन का रहा है शिवम भाई। मेरा जितना भी करियर रहा उसमें मैंने बहुत सारे बच्चों को काउंसलिंग भी किया है, सब कुछ किया। तो मैं सबको एक चीज़ बोलता था कि अगर आप +2 स्टैंडर्ड में भी हो, यानी +1 में भी आने वाले हो, आपको मेडिकल चूज़ करना है, नॉन मेडिकल चूज़ करना है, तो डू ए लिटिल एक्सरसाइज। अपने पेरेंट्स से बात करो, बोलो कि मुझे आपके किसी डॉक्टर फ्रेंड से मिलना है। फ्रेंड नहीं भी है तो फ्रेंड का फ्रेंड को ढूंढो, उनसे मिल के आओ, आधा घंटा उनके साथ बैठो, उनसे बातचीत करो। सेम अगर आपको मान लो कि IIT करनी है, राइट, तो किसी ऐसे बंदे से मिलो जिसने IIT कर चुका है और वो उसके बाद जॉब कर रहा है, राइट। वो आपको सही इंसाइट देगा, उससे आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको करना है कि नहीं करना है। तो आज इमिग्रेशन वाला चैप्टर पे भी मैं सेम राय दूंगा सभी को कि आप, जो बंदा वहाँ जा चुका है, 2-3 साल वहाँ रह चुका है, आप उससे पहले बात करो, उससे जो कुछ पूछना है खुल के पूछो, एंड देन यू डिसाइड कि क्या पता आपको ऐसे पॉइंटर्स मिल जाएं कि भैया ये तो मुझे करना ही नहीं है, राइट। अभी आपको लग रहा है कि मुझे वहाँ जाना है, पर आपको 3 साल के बाद की लाइफ जब पता चलेगी तो आपको लगेगा कि ये तो मुझे करना ही नहीं था, राइट। तो क्या पता आपका डिसीजन जो है वो थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में चला जाए और आपको हेल्प मिल जाए, राइट। तो इन्हीं बातों के साथ भाई अपने इस पॉडकास्ट को अंत करते हैं। आपका एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया, और आपको फिर एक बार के एक नए टॉपिक के साथ जल्दी दोबारा कैमरा पे बिठाएंगे, और आपको फिर से एक टोरंटो की ट्रिप हम यहाँ लगाएंगे। भाई तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल भैया, हम आप जब बुलाएंगे हम दोबारा आ जाएंगे, और धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और लोगों को ऐसी बातें बताने के लिए जो कोई नहीं बताता। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। इन्हीं बातों से हमें मोटिवेशन मिलती है, तो थैंक यू सो मच अगेन। सो गाइज, ये था आज का पॉडकास्ट, और मुझे पर्सनली इस पॉडकास्ट में ऐसा एक फ्लो नज़र नहीं आया, या मुझे कोई एक ऐसी हाइप्ड कोई कोई ऐसा हाइप्ड कंटेंट नज़र नहीं आया कि जिसको हमने कहीं पे भी आपके ऊपर थोपने की कोशिश की हो। बहुत ही नेचुरल कंटेंट था, और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये लगी कि हमने आज जितने भी बात की, हालांकि मुझे इस बात को और आगे बढ़ाना था, लेकिन मुझे अच्छा यूँ इस बात का लगा कि हमने इस बात को स्टूडेंट्स और न्यू कमर्स के ऊपर ही कंसंट्रेट किया, और उन चीज़ों के बारे में बात की कि छोटी छोटी गलतियाँ या छोटे छोटे पॉइंटर्स जिनको अगर कंसीडर कर ले न्यू कमर, तो उनकी लाइफ में बड़ा चेंज आ सकता है। तो अगर आपको हमारा इस पॉडकास्ट से कोई भी एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है जो आपके या आपके किसी ऐसे दोस्त के काम आ सकती है जो अभी कनाडा आने की तैयारी कर रहा है, तो इस वीडियो को उस तक शेयर कर दीजिए। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी इस वाणी को, अपने इस पॉडकास्ट को यहीं विराम देता हूं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट, एक नई इन्फॉर्मेशन और एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपकी सेहत अच्छी रहे और आप निरंतर प्रगति करते रहें। जय राम जी की।